आज से हम लोग जो क्लास 6 का मल्हार बुक है जो हिंदी का है कक्षा 6 के लिए, ठीक ना। यानी क्लास 6 का जो हिंदी का बुक है जिसका नाम मल्हार है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। ये इस बुक का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग पहली अध्याय इसकी जो पहली अध्याय है मातृभूमि, इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन पढ़ने का तरीका हम लोग इसमें सीखेंगे कि क्योंकि देखिए ये हर चैप्टर छोटा नहीं है और हर चैप्टर बड़ा भी नहीं है, ठीक ना। कोई चैप्टर छोटा है कोई बड़ा है तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि कोई चैप्टर एक वीडियो में खत्म हो जाएगा और किसी चैप्टर के लिए हम लोगों को 2 वीडियो भी बनाना होगा। तो आप लोग कैसे देखेंगे, सबसे पहले जैसे आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा तो कॉर्नर में आपको दिखा होगा 1, यानी इस चैप्टर का यह पहला वीडियो है, ठीक ना। 1 कहने का मतलब, 1 कहने का मतलब कि पहला वीडियो है, ठीक ना। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके कॉर्नर में लिखा होगा 2, यानी वो क्या होगा, इस चैप्टर का जो मातृभूमि चैप्टर है ना, मातृभूमि पाठ्य अध्याय है, उसका वो दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन आंसर यानी जो यहाँ पे प्रश्न पूछे गए ना आपसे, ये सबको हल करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में इसको हल कराना फिर पढ़ाना ये वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग इसे 2 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में इस अध्याय को एक एक लाइन को पढ़ेंगे इस अध्याय के और उसका अर्थ को समझेंगे, और इसके बाद जो वीडियो आएगा ना उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस कविता को जो जिन्होंने लिखा है, इस कविता को जिन्होंने लिखा है यानी कवि जो है उनका परिचय पढ़ेंगे, ठीक ना। ये क्या है, सबसे पहले आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए जो मातृभूमि नाम का शीर्षक है, यानी जो पाठ है मातृभूमि पाठ है जो आपके बुक में, उसके वो क्या है, वो कविता है या फिर कहानी। तो आपको बताना है कि कविता है, ये क्या है, कविता है, ठीक ना। मातृभूमि जो चैप्टर है वो कविता है या फिर कहानी, तो कविता है। और उसके बाद ये पूछेगा कि इस कविता को किसने लिखा है, तो आपको क्या बताना है, सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता को किसने लिखा है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लेखक परिचय को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आ सकता है, ठीक ना। क्योंकि लेखक परिचय से भी प्रश्न पूछता है, ठीक ना। तो आप अभी से आदत डालिए लेखक परिचय भी पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप 10th में जाइएगा ना, हालांकि अगर 6 में एग्जाम होता है उसमें फेल भी हो जाते हैं तो उतना नहीं चर्चा होता है, लेकिन अगर 10th में जाते हैं उस टाइम फेल हो जाते हैं तो इसलिए इससे बहुत सारे प्रश्न होते हैं और 10th में भी पूछा जाता है। जब आप उस टाइम जाएंगे तो अभी से हिंदी को पढ़ने का तरीका चेंज कीजिएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक ना। तो ये पहला वीडियो है इसलिए इतना हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी हम इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। देखिए इस कविता के लेखक जो हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी, किसने लिखा है, सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। किसने लिखा है, तो सोहनलाल द्विवेदी ने, ठीक है। तो आपसे हम पूछेंगे कि बताइए जो मातृभूमि शीर्षक कविता है जिसका नाम मातृभूमि है, उस कविता को किसने लिखा है, तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, इतना याद रहेगा ना। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। आज से लगभग 125 साल पहले यानी 1906 में हुआ था। पूरा डेट अगर याद रखना चाहे तो आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको लिख लीजिएगा पूरा डेट, यानी 1906 में तो हुआ था लेकिन किस तारीख को हुआ था, तो लिखिएगा 22 फरवरी को। 22 फरवरी को 1906 में उनकी जन्म हुई थी, ठीक ना। और वो मरे कब थे, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1 मार्च को हुआ था। 1 मार्च 1988, ठीक ना। कब हुआ था, 1 मार्च 1988 में उनका मृत्यु हो गया था, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है कि वो पैदा कब हुए थे, उनका जन्म कब हुआ था, तो 22 मार्च 1906, और मरे कब थे, तो 1988, ठीक ना। मरे कब थे, 1988 में, यानी 88, ठीक ना। जब क्या हो ना, उनका जन्म हुआ था ना, उस टाइम वो क्या था ना कि अंग्रेजों का शासन था हम लोग के देश पे, ठीक ना। उन्हीं लोग का राज था अंग्रेजों का। वो क्या करते थे, अपने देश पे राज किया करते थे। वो जो कहते थे वही हम लोग को करना होता था। तो ये जो थे ना, ये सोहनलाल द्विवेदी जी, वो अपनी कविता यानी लेखनी के द्वारा उन लोग का विरोध करते थे, ठीक ना। देखिए आगे लिखा भी है कि उस समय अंग्रेजों का भारत पर अधिपत्य था, मतलब उन लोगों का क्या था कि भारत पे कब्जा था, उन्हीं लोग का राज था। वो लोग जो कहते थे भारत के लोगों को वही करना पड़ता था, ठीक ना।
उसके आगे देखिए, उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया, यानी वो लिख लिख कर, कविताएं लिख लिख कर क्या करते थे, उनका विरोध करते थे। जैसे ये जो कविता लिखा है मातृभूमि, ये भी क्या है, उन लोग के विरोध में ही लिखा गया है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे है, अंग्रेजों से कह रहे हैं, यहाँ पे ये वाली लाइन पढ़िएगा तो, कि वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। मतलब इसमें क्या है ना कि वो भारत की बात बता रहे हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जहां वीर भी पैदा हुए और शांति का प्रतीक यानी संत, यानी यहाँ पे गौतम बुद्ध भी जन्म लिए। वह मेरी मातृभूमि है, वह मेरी माँ की समान जो भूमि है वही मेरी जन्मभूमि है, यानी वहां पे हम पैदा हुए हैं, ये अंग्रेजों से कह रहे हैं, ठीक ना। बाकी इसको हम पढ़ेंगे और लाइन लाइन से पढ़ के पूरा अर्थ बताएंगे, लेकिन उसके आगे देखिए और लेखक परिचय को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए करें, उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति, यानी वो देश के प्रति बहुत लिखा करते थे, ठीक ना, देश के लिए, ठीक ना। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था, यानी भारत के जो अच्छा चीज है उसका और मतलब विस्तार करना, भारत के गौरव का गान करना उनको बहुत प्रिय था, यानी भारत की वो बहुत बोल सकते हैं कि बहुत मतलब भारत पे लिखा करते थे, उनको देश से बहुत प्यार था, ठीक ना। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे बढ़ते चलो, अगर आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ये कविता उनकी है, ठीक ना। और एक ये है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये आप लोग कभी ना कभी पढ़े या फिर सुने होंगे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसकी पूरी लाइन एक बार हम बोल दें कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कभी ना कभी जरूर आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो इसको भी अगर सर्च करते हैं तो ये जरूर आपको कविता मिल जाएगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये भी किसने लिखा है, तो ये भी सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है मातृभूमि। मातृभूमि का मतलब क्या होता है, मातृ यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है। मातृ मतलब होगा माँ, ठीक ना, मातृ मतलब माँ और भूमि मतलब धरती। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि मातृभूमि, इस कवि ने इस चैप्टर का नाम मातृभूमि इसलिए रखा क्योंकि कवि जो है ना वो भारत को माँ के समान मानते हैं, यानी माँ के समान धरती, यानी मातृभूमि का मतलब माँ के जैसी धरती यानी मातृभूमि, ठीक ना, माँ के समान धरती। इस शीर्षक का मतलब हुआ माँ के समान धरती, क्योंकि कवि जो है वो भारत को माँ मानते हैं। जैसे हम लोग की माँ कैसे हम लोग को पालती पोसती है, गोद में खिलाती है, ठीक वैसे ही वो भारत माता को भी कहते हैं कि हम उनके गोद में रहते हैं, यहीं पे हम खाते हैं, यही हमको भोजन भी देती है, इसलिए वो भारत को मातृभूमि बोलते हैं, ठीक ना, यानी माँ के समान धरती। उसके आगे देखिए, उसके आगे चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। देखिए कड़क, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, मतलब जो ऊंचा खड़ा हिमालय है ना, लगता है कि आकाश चूम रहा है और नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इस लाइन को फिर से समझिए, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। मतलब कि ऊपर, जैसे भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे ना तो देखेंगे कि ऊपर जो है ना वो बहुत सारे हिमालय हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, तो ऐसा लगता है ना कि आकाश को चूम रहा है। इस लाइन के कहने का मतलब कि नीचे से देखने पे ऐसा लगता है, हालांकि आकाश के पास नहीं होता, लेकिन ऐसा नीचे से देखने पे लगता है कि वो आकाश को चूमता है। और भारत के निचले हिस्सों को देखिएगा ना, सिंधु मतलब क्या होता है, समुद्र होता है। सिंधु मतलब समुद्र, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नित मतलब हमेशा, देखिए ऐसे बुक पे लिखने लगेंगे तो बुक खराब हो जाएगा, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। नित मतलब क्या होता है, नित मतलब हमेशा और सिंधु मतलब समुद्र। तो नीचे चरण तले, यानी जो भारत का निचली हिस्सा है, यानी चरण जो उसका है, उसको हमेशा क्या होता है, सिंधु धोता रहता है, यानी सिंधु झूमता है। मतलब वहां पे सिंधु यानी समुद्र क्या करती है, उसके झूमती रहती है नीचे वाले हिस्से में। जैसे ऐसे देखिए भारत का नक्शा कुछ ऐसे मिलेगा, तो इधर क्या होता है, समुद्र रहता है, और ये जो बात कर रहे हैं हिमालय का वो यहाँ पे होता है। तो भारत ये जो कवि हैं इस लाइन से भारत की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरी भारत ऐसा है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है और नीचे चरण तले, यानी ये जो निचला हिस्सा जो चरण है उसको क्या करता है, हमेशा सिंधु मतलब समुद्र धोता रहता है, ठीक ना, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी,
गंगा यमुना और त्रिवेणी का मतलब होता है, त्रि मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक रफ लेने दीजिए हमको, ऐसे नहीं हो पाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, त्रिवेणी, त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन, और वेणी मतलब आप यहां पे बोल सकते हैं समुद्र या फिर नदी, सॉरी समुद्र नहीं, यहाँ पे नदी बोल सकते हैं, नदी या फिर धारा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे करें कि गंगा यमुना त्रिवेणी, यहाँ पे देखिए सरस्वती नहीं लिखा है, लेकिन जब त्रिवेणी बोल दिया ना तो गंगा यमुना और सरस्वती क्या होती है, तीनों जहां मिलती है उसको हम लोग त्रिवेणी बोलते हैं, यानी संगम, जहां तीनों की मिलान होती है। तो गंगा यमुना त्रिवेणी मतलब ये तीनों नदियां मिलकर नदियां लहर रही है। लहर का मतलब आपको पता है, लहर का मतलब पानी का हिलोरा होता है, यानी मौज कर रही है तीनों मिलकर, जैसे इधर से एक नदी, इधर से एक नदी, इधर से एक नदी, तीनों मिलकर एकदम लहर रही है, मौज कर रही है। तो उसी को ये कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे भी जगह है जहाँ तीन तीन नदियां मिलकर खूब मजे से लहरती है और क्या करती है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। जगमग का मतलब आपको पता होना चाहिए, जगमग का मतलब होता है चमकती। छटा का मतलब क्या होता है, देखिए लहड़ का मतलब अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लहड़ लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो लहड़ का मतलब होता है पानी का हिलोड़ा या फिर मौज या फिर उफान। आप लोग देखे हो ना, समुद्र में जाएंगे तो एकदम लहड़ आता है बहुत तेजी से, उफान होता है, ठीक ना। पानी का हिलोड़ा, हिलोड़ा भी बोल सकते हैं, या फिर इसका ये भी बोल सकते हैं कि मौज। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई बाइक ऐसे चलाता है एकदम रोडवा पे लहड़िया काटते हुए, इसका मतलब क्या, लहड़, लहड़ मतलब लहड़िया, वहां पे लहड़िया काट मतलब क्या, लहड़ से जुड़ा हुआ है। लहड़ मतलब मौज, मौज से एकदम लहड़िया काटते बाइक चलाता है पूरा एकदम स्पीड में, ठीक ना, आप जरूर देखे होंगे, ठीक ना। तो वही लहड़ का मतलब क्या होगा, मौज हुआ या फिर हिलोड़ा हुआ, ठीक ना, या फिर तेजी भी वो बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए जगमग छटा निराला, छटा का मतलब आप समझते हैं, छटा मतलब सुंदर दृश्य, पग पग छहर रही है। छहर का मतलब होता है दिखाना या फिर बिखारना या फिर फैलाना। इस पूरे लाइन को फिर से समझिए, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा, छटा मतलब अभी हम आपको बताएं सुंदर दृश्य, ठीक ना, या फिर शोभा। निराली पग पग छहर रही है, ठीक ना, पग पग छहर रही है मतलब निराली मतलब होता है अनोखा। इस पूरी लाइन का मतलब हम आपको समझाते हैं, जैसे गंगा यमुना और सरस्वती जो नदी है वो पवित्र नदियां है, ठीक ना, भारत की पवित्र नदियां है जो क्या कर रही है, लहरों के साथ बह रही है, ठीक ना। लहड़ के साथ मतलब उफान के साथ मौज में बोल सकते हैं कि मौज में बह रही है। और उनकी सुंदरता, उनकी छटा मतलब सुंदरता, तो उनकी सुंदरता चमक रही है, फिर मनमोहक जो उनकी सुंदरता है वो हर जगह फैली हुई है और कदम कदम पर दिखाई दे रही है। पग पग मतलब कदम कदम पर, छहर मतलब क्या होती है, छहर मतलब होता है फैलाना या फिर बिखारना, ठीक ना, तो वो हर जगह दिख रहा है, ठीक ना। आगे चलिए देखिए, आगे कवि क्या कहते हैं कि वह पुण्य भूमि मेरी। पुण्य का मतलब होता है, पुण्य का मतलब क्या होता है, पवित्र। जैसे आप किसी को कोई सहयोग करते हैं, जैसे किसी गरीब में आप कुछ दान करते हैं तो उसका आप क्या बोलते हैं कि हमने एक पुण्य किया, एक गरीब का हेल्प करके। पुण्य मतलब क्या, पवित्र काम आपने किया। तो पुण्य भूमि मेरी मतलब ये जो भूमि है, ये जो भारत है, भारत की जो भूमि है, जो धरती है, वो पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि है। फिर स्वर्ण भूमि मेरी मतलब स्वर्ग मतलब सोने के समान यह भूमि है। स्वर्ण भूमि मतलब सोने के समान भूमि है, और जन्मभूमि मतलब ये मेरी जन्मभूमि, और मातृभूमि मेरी मतलब माँ के समान भूमि मेरी है, ठीक ना। तो इस पूरे लाइन का क्या हुआ कि जो भारत है वो क्या है, पवित्र भूमि है और सोने के समान है। पहले के लोग भारत को सोने की चिड़िया भी बोलते थे, ये अंग्रेज आया तब ना हम लोग को बर्बाद कर दिया, ठीक ना। तो ये जो कवि कह रहे हैं कि वो स्वर्ण भूमि मेरी मतलब कि जो सोने के समान भूमि है वो मेरी है, तुम्हारी नहीं है। अंग्रेजों से कह रहे हैं कि पवित्र भूमि भी मेरी, स्वर्ण भूमि भी मेरी, और ये मेरी जन्मभूमि भी है और माँ के समान भी भूमि है। ये बात इस पंक्ति से कवि कह रहे हैं, ठीक ना। उसके आगे देखिए, झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, मतलब यहाँ पे झरने एक नहीं अनेक हैं जो कि पहाड़ियों में झरते हैं। झरने मतलब जहां से पहाड़ से पानी गिरता है उसे हम लोग झरना बोलते हैं, ठीक ना।
तो यहाँ पे जो झरने हैं अनेक है पहाड़ियों में। उसके आगे देखिए, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। चहकना का मतलब क्या होता है, आपको पता है? चहकना का मतलब होता है खुशी होकर मधुर आवाज निकालना। यानी चिड़िया यहाँ पे क्या होती है ना कि खुश होकर खूब मधुर आवाज निकालती है और मस्त झाड़ियों में। यहाँ पे आपसे समझिए, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, मतलब चिड़िया क्या है कि खूब खुशी से चिल्ला कर अपने घर में, झाड़ियों मतलब उन सबका घर, तो अपने घर में क्या हो रही है कि खेल रही है, कूद रही है और खुशी से कूद रही है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस लाइन का भी मतलब आपने समझ लिया। चलिए हम लोग अगले लाइन को समझते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आगे कर है कि अमड़ैया घनी है। अमड़ैया का मतलब होता है आम का बागान, ठीक ना, आम का बगीचा। तो यहाँ पे आम की बगीचा घनी है। कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तनमन संवारती है। देखिए अमड़ैया मतलब घनी आम है जिसमें कोयल पुकारती है। जैसे आम के पेड़ होगा आपके गांव में भी, तो देखिएगा कोयल कैसे बोलती है, कू कू ऐसे करके बोलती है ना। फिर आप लोग भी रिपीट करते होंगे, हमको पता है। तो और वो बोलेगी, जितने आप रिपीट कीजिएगा उसको बोलिएगा उतने वो बोलती है। तो मतलब ये भी यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि हमारे यहाँ अमड़ैया बहुत है, जहाँ कोयल क्या करती है, पुकारती है, यानी बोलती है। बहुत बहती मलय पवन है, तनमन संवारती है। देखिए मलय पर्वत के तरफ से जो पवन आता है, जो हवा आता है, वो बहुत शुद्ध होता है और बहुत सुगंधित होता है। वो तन मन को संवारती है, मतलब तन और मन को खुश कर देता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, वह धर्म भूमि मेरी। धर्म का मतलब कि जैसे कि हम जो पवित्र काम करना भी धर्म ही कहलाता है, ठीक ना। जैसे किसी का हेल्प करना, सहयोग करना, किसी को मार पीट नहीं करना, मतलब अच्छे काम करना भी धर्म कहलाता है। तो वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। कर्म भूमि मतलब कि जहां हम अपना काम करते हैं, रोजी रोटी जो मेरा है, वो भी भूमि मेरी है, तुम्हारी नहीं। हम तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक ना। वह जन्मभूमि मेरी, ये जन्मभूमि भी मेरी है और माँ के समान भूमि भी मेरी है। कभी यहाँ पे कर रहे हैं। उसके आगे देखिए, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, मतलब जहाँ रघुपति मतलब जहाँ राम जन्मे और जहाँ जन्मी सीता, वो भूमि भी मेरी है, भारत है, ठीक ना। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी का मतलब क्या होता है, आपको पता है? वंशी मतलब बांसुरी, पुनीत मतलब क्या होता है कि बहुत पवित्र, ठीक ना। पुनीत का मतलब होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना पुनीत। पुनीत का मतलब होता है कि बहुत पवित्र, और गीता मतलब होता है ज्ञान से भरा पवित्र ग्रंथ, ठीक ना। तो श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, मतलब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर ज्ञान से भरा पवित्र ग्रंथ या फिर गीत सुनाई, ठीक ना, ऐसे बोल सकते हैं। उसके आगे देखिए क्या है, उसके आगे है कि गौतम ने जन्म लेकर। गौतम बुद्ध को आप पहचानते होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। ये क्या है, शांति के प्रतीक है। ये बहुत दयालु थे, ये लड़ाई करना नहीं चाहते थे, ठीक ना। ये बहुत तपस्वी थे, मतलब बोल सकते हैं कि संत थे, ठीक ना। तो उनके बारे में देखिए यहाँ पे क्या है कि गौतम ने जन्म लेकर जिनकी सुयंश बढ़ाया। सुयंश का मतलब है कि गौतम ने यहाँ जन्म लेकर, भारत में जन्म लेकर जिसका सुयंश बढ़ाया। सुयंश का मतलब होता है अच्छा नाम, मतलब भारत का अच्छा नाम किया, ठीक ना। गौतम ने जन्म लेकर, जहाँ गौतम ने जन्म लेकर, यानी गौतम ने जन्म भारत में लिया, तो भारत में जन्म लेकर जिसका सुयंश बढ़ाया, जग को दया सिखाई। दया मतलब दयालु, लड़ाई नहीं करना, जैसे सम्राट अशोक ने भी इन्हीं से सीखा, ठीक ना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयंश बढ़ाया, मतलब अच्छा नाम किया, और जग को दया सिखाई, जैसे सम्राट अशोक को भी दया सिखाया। जग को दिया दिखाई, मतलब जग को ज्ञान का दिया दिखाया। दिया मतलब ज्ञान का दिया दिखाना, वो वाला दिया नहीं, ठीक ना। उसके आगे देखिए, उसके बाद क्या कह रहे हैं कवि, कहे कि वह युद्ध भूमि मेरी, मतलब जहाँ वीर पैदा हुए वो भी भूमि मेरी है। और वह बुद्ध भूमि मेरी, जहाँ संत पैदा हुए, यानी गौतम बुद्ध जैसे संत पैदा हुए, तो वो भी भूमि क्या है, मेरी है। वह मातृभूमि मेरी, वो माँ के समान भूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, वो जहाँ हम पैदा हुए वो भूमि मेरी है, तुम्हारी नहीं है। ये किससे बोल रहे हैं, अंग्रेजों से बोल रहे हैं,
ठीक ना। तो यही बात बोल रहे हैं कि वह युद्ध जैसा तुम मुझे देखना चाहोगे वैसा मैं बन भी सकता हूँ, क्योंकि इस मिट्टी ने अशोक को भी जन्म दिया और इसी मिट्टी ने गौतम बुद्ध को भी जन्म दिया। तो इस मिट्टी का ताकत तुम समझ नहीं रहे हो कि कब हम लोग सम्राट अशोक भी बन जाएंगे। सम्राट अशोक का महान बोल सकते हैं कि उनकी कहानियां हैं, अगर आप देखेंगे इतिहास को पढ़ेंगे या फिर ऐसे भी इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, जिन्होंने पूरे अखंड भारत पर राज किया था उन्होंने, ठीक ना। उस टाइम ये सब अंग्रेज आता था, ये सब कुछ समझते अंग्रेज को, डरे नहीं आता उस टाइम, ठीक ना। जब वो रहते बहुत ही वो ताकतवर थे, मतलब उसके सामने कोई टिकता ही नहीं था, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि युद्ध भूमि यानी सम्राट की भूमि भी यही है, बुद्ध की यानी शांति वाली भी भूमि यही है, मातृभूमि जो मेरी माँ के समान भूमि है, और वह जन्म भूमि यानी जहाँ हमने जन्म लिया वो भी भूमि मेरी है, यहाँ पे तुम्हारी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से एक कविता था जिसको सोहनलाल द्विवेदी जी लिखे थे। बहुत अच्छा कविता था, इसको आपको पढ़ना है, याद करना है। हमने एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया और इसको पूरे डिटेल में हमने चर्चा किया। अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे ना, अगला वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्न इधर भी दिए हैं, इधर भी दिए हुए हैं, तो देखिए इस वीडियो में तो हल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि इसके अगले वीडियो को देखना है, ठीक ना। जैसे आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा तो कोना में, यहाँ पे कोना में आपको 1 दिखा होगा। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, कोना में देखिएगा 2 लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करना है, जिसमें आपको क्या होगा ना कि इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक ना। बाकी अगर उसके बावजूद भी अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पे, एक नंबर हम दे रहे हैं, इस पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, 725505 7205। इस पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करना है आपको, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उससे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक ना।